अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर सबक पाकिस्तानी ज़बानें और उनका बाहमी रिश्ता पर मबनी है जिसे डॉक्टर मुमताज़ मेघोरी ने तहरीर किया। लेकिन सबक की तरफ बढ़ने से पहले हम उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनके तर्ज तहरीर को देख लेते हैं। इनकी तहरीर में ज़बान का अदबी हुस्न नुमाया है, उसलूब में रवानी, शगुफ्तगी और अदबी चाशनी मौजूद है जो कारी को मुतासिर करती है। तहकीकी अंदाज अपनाते हुए मुख्तलिफ ज़बानों की तारीख, उनके बाहमी ताल्लुकात और अदबी विरसे का तफसीली जायज़ा लिया गया है। मुसन्निफ़ ने लिसानी और तारीखी पहलुओं को मंतकी तरतीब के साथ पेश किया है। मज़मून का दायरा वसी है, पाकिस्तान की तमाम बड़ी ज़बानों और इनके अदबी, तारीखी और सकाफ़ती पहलुओं का अहाता करता है। इस मज़मून में मुख्तलिफ ने शोरा और रुतबा की मिसालें भी दी गई हैं, जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सुल्तान बाहू, खुशहाल खान खट्टक वगैरह। ये मिसालें मज़मून को दिलचस्प और कारी के लिए ज़्यादा काबिल फ़हम बनाती हैं। लिसानी तज्ज़िये पर भी रोशनी डाली है, जैसे इन ज़बानों के ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़, रस्म-उल-ख़त, रोज़मर्रा मुहावरात, इस्लामी इस्तात वगैरह। और आखिर में उर्दू के किरदार को नहायत खूबी से बयान किया है। इसे पाकिस्तानी वहदत की अलामत करार दिया है। मज़मून में तारीखी तसलसल का ख्याल रखा गया, जिससे कारी को इन ज़बानों के इर्तिका और इनके बाहमी ताल्लुकात को समझने में मदद मिलती है। अब बढ़ते हैं मज़मून की जानिब, और मज़मून से पहला इक़्तिबास। ये ज़बानें मखसूस इलाकों के ताल्लुक से बज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ सही, लेकिन अगर बगौर देखा जाए तो इनमें बड़े गहरे तारीखी, तमदनी, रूहानी रिश्ते कायम हैं। इन ज़बानों की तारीख बताती कि इनकी नशोनुमा जनूबी एशिया में मुसलमानों के दौरे इक़्तिदार की मरहून मन्नत है। इनके ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़, रस्म-उल-ख़त, रोज़मर्रा मुहावरात, तलमीहात, ज़रबुल अम्साल और रिवायात और हिकायात से नुमायाँ होता है कि ये ज़बानें इस्लामी तशख़्ख़ुस रखती हैं और शेर व अदब के ज़रिए सूफ़िया कराम के फ़यूज़ व बरक़ात के साए में परवरिश पाई। यूँ इन ज़बानों ने अख़ुवत, मसावत, गैरत, तोहमियत और बाहिमी मेहर व मोहब्बत की आला इंसानी इक़दार की पासदारी जैसा फ़रीज़ा अंजाम दिया। पाकिस्तानी ज़बानों में तख्लीक़ होने वाला अदब तमाम पाकिस्तानियों की मुश्तरका मीरास है। इसमें हमें पाकिस्तानी ज़बानों की तारीखी, मज़हबी और सकाफ़ती अहमियत बताई गई है। इनके आपस के रिश्ते के बारे में शऊर दिया गया है कि उर्दू की बतौर कौमी ज़बान क्या अहमियत है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं। अपने मखसूस इलाकों की वजह से बज़ाहिर मुख्तलिफ नज़र आती हैं, लेकिन इनके अंदरूनी ताल्लुकात और इनके अंदर जो मुमासिलत है वो बहुत गहरी और नुमायाँ है। इन ज़बानों की तारीख से मालूम होता है कि इनकी तरक्की और नशो नुमा जनूबी एशिया में मुसलमानों के दौरे हुकूमत में हुई। मुसलमानों के दौरे इक़्तिदार में इन ज़बानों ने अपने अल्फ़ाज़, रस्म-उल-ख़त, रोज़मर्रा के मुहावरात, तलमीहात, ज़रबुल अम्साल और रिवायात में इस्लामी सकाफ़त और तमद्दुन की झलकियाँ शामिल कीं। इस्लामी तहज़ीब के असरात ने इन ज़बानों को नया रुख दिया, इस्लामी तशख़्ख़ुस अता किया। इस्लामी अखलाकियात और सकाफ़त की झलक इन ज़बानों में वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आती है। ये ज़बानें सूफ़िया कराम की तालीमात के साए में परवान चढ़ीं। सूफ़िया ने अपने रूहानी पैगाम, इंसानी मोहब्बत, भाईचारे, मसावत, गैरत, उम्मीद की तालीमात के ज़रिए इन ज़बानों के अदब को मुतासिर किया। मुसलमान मुजाहिदीन के नारों और तलवारों की झनकार भी इसमें सुनाई देती है, जिनकी जद्दोजहद और कुर्बानियों से हिंदुस्तान में इस्लाम की रोशनी फैली। और इन मुजाहिदीन की सरगर्मियों ने इन ज़बानों को आज़ादी और इस्लाम के पैगाम की तरफ माइल किया। और देखा जाए तो पाकिस्तानी ज़बानों में तख्लीक़ होने वाला सारा तमाम अदब हर पाकिस्तानी की मुश्तरका मीरास है। यह अदब न सिर्फ ज़बानों की खूबसूरती और तनव्वुर को ज़ाहिर करता है, बल्कि पाकिस्तानी सकाफ़त और माशरत की अक्कासी भी करता है। ये ज़बानें मुख्तलिफ ज़रूर हैं, इनकी बुनियाद एक ही है, सब में इस्लामी रूह मौजूद है। सूफियों और मुजाहिदों के ज़रिए परवान चढ़ी है। अगला इक़्तिबास। यूँ तो पाकिस्तान में बोली जाने वाली हर ज़बान अहमियत की हामिल है, लेकिन अपने दायरा असर के एतबार से पश्तो, पंजाबी, बलोची, सिंधी, हिंद को सराइकी, कश्मीरी ज़बानें यहाँ की बड़ी ज़बानों में शुमार होती हैं। शुमाली इलाकों और चित्राल की ज़बानें भी काबिल कदर अदबी सरमाया रखती हैं। पाकिस्तानी ज़बानों में पश्तो, पंजाबी, सिंधी और बलोची न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी आबादी के वसी हिस्से की ज़बानें हैं, बल्कि इनका कदीम और जदीद अदब भी मयार और मिक़दार के लिहाज से खासा वकी है। सिंध के शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सच्चा सरमस्त, पंजाब के सुल्तान बाहू, वारिस शाह, बुल्ले शाह, सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा के खुशहाल खान खट्टक और रहमान बाबा, बलूचिस्तान के जामवरक और मस्त तवक्कली पाकिस्तानी अदब की वो अजीम शख्सियात हैं जिनके शायराना कारनामों पर पाकिस्तानी को बजा तौर पर फ़ख्र है। अब इस इक़्तिबास की वजाहत की तरफ पढ़ते हैं। इसमें मुसन्निफ़ हमें पाकिस्तानी ज़बानों की तारीखी, मज़हबी और सकाफ़ती अहमियत से आगाह कर रहे हैं, जो उनका बाहिमी रिश्ता है उसके हवाले से भी शऊर दे रहे हैं और इस सवाल का जवाब भी दे रहे हैं कि उर्दू की बतौर कौमी ज़बान क्या अहमियत है।
इस इक़्तिबास में पाकिस्तान की बड़ी ज़बानों यानी पश्तो, पंजाबी, सिंधी, बलोची, हिंदको, सराइकी और कश्मीरी की अहमियत पर रोशनी डाली गई है और ये ज़बानें अपने मखसूस दायरा असर की वजह से न सिर्फ पाकिस्तानी आबादी के वसी हिस्से की ज़बानें बल्कि इनका कदीम और जदीद अदबी मयार और मिक़दार के लिहाज से बहुत अहम है। शुमाली इलाकों और चित्राल की ज़बानें भी अहम अदबी सरमाया रखती हैं। इन ज़बानों में मौजूद अदबी सकाफ़ती वर्सा मकामी तारीख, सकाफ़त और रवायात का आइनतार है। इन ज़बानों की अदबी तख्लीक़ात में शायरी, नस्र और दीगर असनाफ़ शामिल हैं जो मुकामी अवाम की ज़िंदगी और इनके जज्बात को बयान करती हैं। मुख्तलिफ शुअरा के नाम बताते हुए शायर ने मुसन्निफ़ ने इनकी वज़ाहत की है, जैसे कि सिंध के अज़ीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सचल सरमस्त, जिन्होंने अपनी शायरी में इश्क़ हक़ीक़ी, इंसानी मोहब्बत को बड़े दिलकश अंदाज़ में पेश किया, इंसान दोस्ती और वहदतुल वजूद के फ़लसफ़े को अपनी शायरी में बयान किया। पंजाब के मशहूर सूफ़ी शायर सुल्तान बाहू वारिस शाह बुल्ले शाह, जिन्होंने अपनी शायरी में इरफान इलाही, तसव्वुफ़, हकीकत की तलाश पर जोर दिया, समाजी, मजहबी और रूहानी मसाइल पर रोशनी डाली और इंसानियत, मोहब्बत और अमन के पैगामात को आम किया। खैबर पख्तूनख्वा के अजीम शायरों में खुशहाल खान खट्टक और रहमान बाबा हैं। इन्होंने अपनी शायरी में बहादुरी, आज़ादी और पख्तून सकाफत की खूबियों को बयान किया। इश्क़ इलाही, अखलाकी तालीमात, इंसानी कदर कीमत को भी शामिल किया। बलोचिस्तान के मशहूर शायरों में जामवरक और मस्तवक्ली शायर शामिल हैं। इनकी शायरी बलोची सकाफत, तारीख और माशरती मसाइल की अक्कास है। इश्क और इंसानी जज्बात को इन्होंने बखूबी बयान किया है। ये अजीम शख्सियात पाकिस्तानी अदब के वो अहम सतून हैं जिन्होंने अपनी शायरी और अदब के ज़रिए पाकिस्तानी सकाफत, तारीख और रिवायात को महफूज किया। इनके अदबी कारनामे न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र हैं बल्कि इनकी ज़बानें और अदब भी अजमत की दलील है। इन ज़बानों का अदब तमाम पाकिस्तानियों की मुश्तरका मीरास है जो मुख्तलिफ ज़बानों, सकाफ़तों और इलाकाई तारीख को यकजा करता है। अब अगला इक़्तिबास, पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानें बेशतर एक ही कबील की मुख्तलिफ शाखें। इनका ताल्लुक ज़बानों के इस वसी सिलसिले से जो इस्तिलाह में हिंद आरियाई ज़बानें कहलाती हैं। जोग्राफियाई सूरत-ए-हाल और इख्तिलात ज़बाना के बाइस इनमें तग़य्युरात पैदा होते गए और ज़ाहिरी हैयत में वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती गई। मुसलमानों के दौर में इन ज़बानों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा हुआ। इस्लामी असरात के तहत इनके बुनियादी मिजाज में भी नुमायाँ तब्दीलियाँ ज़हूर में आईं। पाकिस्तान की ज़बानें बाहम गहरी तारीखी रिश्तों में भी पेवस्त हैं। इनके मासी की तरह इनका हाल भी इन्हें एक दूसरे से वाबस्ता किए हुए है। अब इसकी वजाहत देखते हैं। इक़्तिबास में हमें पाकिस्तानी ज़बानों की तारीखी, मजहबी और सकाफ़ती अहमियत बताई गई है। मुसन्निफ़ इसके बायमी रिश्ते के हवाले से शऊर देते हैं और कहते हैं कि एक ही असल की मुख्तलिफ शाखें हैं। ये ज़बानें हिंद आरियाई ख़ानदान से हैं। इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। मुख्तलिफ इलाकों के हालात और वक्त के साथ ये ज़बानें मुकामी असरात भी कबूल करती रहीं, जिससे इनकी लुग़त, तलफ़्फ़ुज़ और ग्रामर में तब्दीलियाँ आईं। मुख्तलिफ इलाकों की मख़सूस सकाफ़त और माशरती हालात ने भी मुतासिर किया, जिससे इनकी अलग शनाख्त बनी। लेकिन इन सब ज़बानों की जड़ एक ही है जो इन्हें बुनियादी तौर पर आपस में जोड़ती है। मुसलमानों के दौर में इन ज़बानों में नए नए अल्फाज शामिल हुए। अरबी, फ़ारसी, तुर्की ज़बानों के अल्फाज भी आ गए। इस्लामी सकाफ़त ने इन ज़बानों के मिजाज को भी बदल दिया। उस दौर में मुख्तलिफ ज़बानों ने एक दूसरे के अल्फाज लिए, जिससे और ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गई। पाकिस्तान की ज़बानें आपस में गहरे तारीखी रिश्ते में बंधी हुई हैं। ये पाकिस्तानी सकाफ़त का हिस्सा हैं, हमारी कौमी शनाख्त का भी अहम जुज़ हैं। इन ज़बानों में लिखा गया अदब, शायरी और नस्र पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और ख़यालात को ज़ाहिर करते हैं। इस अदबी विरसे ने पाकिस्तानी माशरत में मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान की ज़बानें अपने लिसाने विरसे, तारीखी पस मंज़र और सकाफ़ती असरात की बदौलत आपस में गहरी वाबस्तगी रखती हैं। इन ज़बानों ने अपनी मुश्तरका जड़ों से तरक्की करते हुए मुख्तलिफ तारीखी अदवार में अपनी अलग शनाख्त बनाई, लेकिन इनके अंदर मौजूद गहरी तारीखी, तमद्दुनी और सकाफ़ती रिश्ते आज भी इन्हें जोड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो तमाम ज़बानें पाकिस्तान की कौमी यकजहती और सकाफ़ती तनव्वुर की नुमाइंदा हैं। अब इस सबक का आखिरी इक़्तिबास, उर्दू ही पाकिस्तान की वाहिद ज़बान है। हमारे किसी एक इलाके की ज़बान ना होते भी सभी की ज़बान है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में यकसा समझी, बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। इसके इल्मी और अदबी सरमाए में पाकिस्तान के हर इलाके के बाशिंदों ने मकदूर भर इजाफा किया है। कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ उर्दू के शायर और अदीब मौजूद ना हों। इस ज़बान की हमागिरी और हर दिल अजीज़ी का अंदाज़ा इस अम्र से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के हर सूबे को दावा है कि उर्दू इसके यहाँ पैदा हुई। इस ज़िम्न में हमारे मुहक्किकीन ने बड़ा काबिल कदर काम किया है। पंजाब में उर्दू, सिंधी में उर्दू, खैबर पख्तूनख्वा में उर्दू, बलूचिस्तान में उर्दू के उन्वानात के तहत मुतअद्दिद किताबें और तवील मज़ामीन लिखे गए, जिससे उर्दू ज़बान की तारीख के बारे में अहम मालूमात हासिल होती हैं। इस तरह मुकामी ज़बानों और उर्दू के लिसानी रवाबित
پر بھی خاصی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس اقتباس کی وضاحت کی جانب۔ اردو پاکستان کی واحد زبان ہے جو کسی خاص علاقے سے تعلق نہیں رکھتی، پھر بھی سبھی کی زبان ہے۔ پاکستان کے تمام علاقوں میں یکساں بولی، سمجھی، پڑھی لکھی جاتی ہے۔ اس کی ہمہ گیری کی وجہ سے ایسی زبان بن گئی ہے جو پاکستانی معاشرت کے ہر پہلو کو اپنے دائرے میں شامل کرتی ہے۔ اردو زبان کا علمی اور ادبی سرمایہ پاکستان کے ہر علاقے کے باشندے نے اپنے اپنے طریقے سے بڑھایا ہے، جس کی وجہ سے اردو ایک وسیع اور متنوع ادبی ورثے کی حامل ہے۔ پاکستان کے ہر علاقے میں اردو کے شاعر اور ادیب موجود ہیں۔ اس زبان کی ہمہ گیری اور ہر دل عزیزی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے کا یہ دعویٰ ہے کہ اردو ان کے علاقے میں پیدا ہوئی، جس سے اردو کی مقبولیت اور اس کی تاریخی جڑوں کی گہرائی ظاہر ہوتی ہے۔ محققین نے بھی اس سلسلے میں بڑا قابل قدر کام کیا ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں اردو کے موضوعات پر متعدد کتابیں، طویل مضامین لکھے گئے ہیں، جس سے نہ صرف اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں بلکہ مقامی زبانوں اور اردو کے لسانی روابط پر بھی کافی تحقیق ہو چکی ہے۔ اردو کی اس ہمہ جہتی کی وجہ سے یہ زبان پاکستان کی تمام مقامی زبانوں کے ساتھ ایک گہرا لسانی رشتہ رکھتی ہے۔ ہر علاقے کے ادیب اور شاعر نے اردو ادب میں اپنا حصہ ڈالا ہے، جس کی بدولت اردو زبان نے مقامی رنگوں اور ثقافتی پہلوؤں کو بھی اپنے اندر سمو لیا ہے۔ اس طرح اردو نہ صرف ایک رابطے کی زبان بن گئی ہے بلکہ یہ پاکستانی ثقافت کا بھی اہم حصہ ہے۔ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان پاکستان کی شناخت اور قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ یہ زبان نہ صرف مختلف ثقافتوں اور زبانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتی ہے بلکہ ان کے درمیان باہمی تعلقات کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ مجموعی طور پر اردو زبان کی ہمہ گیری اور اس کی ادبی اور علمی وراثت پاکستانی معاشرت میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ اس کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی اسے پاکستان کی قومی زبان اور ایک ثقافتی ورثہ بناتی ہے۔ اس زبان کی تحقیق اور ترقی پر مزید کام جاری رکھنا پاکستانی معاشرت اور اس کی زبانوں کے مستقبل کے لیے نہایت اہم ہے۔ اب اس سبق کے بنیادی نقطے کی بات کی جائے تو سبق میں بات ہوئی ہے پاکستانی زبانوں کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو لسانی ہم آہنگی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اردو زبان بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تمام زبان، ہر علاقے میں الگ الگ زبان بولی جاتی ہے، لیکن اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر علاقے میں اردو زبان کو بولا، سمجھا، پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ اور پاکستان کی مختلف زبانیں تاریخی، ثقافتی، تمدنی رشتوں میں پیوست ہیں اور اردو ان کے زبانوں کے درمیان رابطے اور قومی یکجہتی کا اہم ذریعہ ہے۔ اس مضمون میں پاکستانی زبانوں کے تنوع، ان کے اسلامی اثرات اور ادبی ورثے پر روشنی ڈالی گئی، جس سے قومی اتحاد اور باہمی احترام کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اب مضمون کا تنقیدی جائزہ دیکھیں تو اس میں مختلف زبانوں کے تاریخی، ثقافتی اور تمدنی تعلقات کو اجاگر کیا گیا ہے، جس سے ہمیں تاریخی اور ثقافتی پہلوؤں پر جامع معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اردو کے کردار کو قومی یکجہتی کے تناظر میں دیکھنا قاری کو زبانوں کی ثقافتی اور قومی شناخت کو مدد دینے میں، غور کرنے میں ہمارے لیے ترغیب کا باعث بنتا ہے۔ مصنف کا ادبی اور تحقیقی اسلوب ہے، اس کی وجہ سے مضمون سادہ اور آسان حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔